अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं उसमें शामिल है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी SIFC को बड़ा धचका। इसी तरह हम बात करेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ लम्हे पहले एक बहुत ही सख्त बयान दिया है और उन्होंने कहा है वो किसी तौर पर भी जो फैसला उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से किया है उसको वापस नहीं लेंगे, किसी तौर पर भी इस फैसले को रिवर्स नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी का दावा है कि भारतीय पानियों पर भारत का हक है। इस मौजूद के ऊपर तफसील से बात करते हैं और इस हवाले से जो पाकिस्तान का रिएक्शन मुतवक्के था और जो पाकिस्तान का रिएक्शन सामने आ रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। इसी तरह हम बात करेंगे अब से चंद घंटे बाद पाकिस्तान की सरहद के ऊपर भारतीय फिजाई त्यारे, भारतीय एयरफोर्स के त्यारे पाकिस्तान भारत की सरहद के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान के इलाके में फिजाई खेल खेलेंगे, इंटरनेशनल ड्रिल्स करेंगे। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसी तरीके से हम डिस्कस करते हैं कि क्या भारत की साइड पे तमाम के तमाम लोग वॉर मॉन्गर्स हैं या वहां से भी सैनिटी की कोई आवाज हमें सुनने को मिल रही है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं वज़ीर आज़म भारत नरेंद्र मोदी के अब से चंद लम्हे पहले दिए गए एक बहुत ही अहम बयान में, जिसमें नरेंद्र मोदी का दावा है कि भारतीय पानियों पर सिर्फ भारत का हक है। कहते हैं इंडियाज वाटर विल बी यूज्ड फॉर द इंडियाज इंटरेस्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी मैसेज टू पाकिस्तान। India's water will be used for the India's interest, says Prime Minister Modi. Aimed tension between Pakistan over the Indus Treaty. Prime Minister Narendra Modi has made it clear that the decision to put a freeze on the Indus Water Treaty that stopped the supply of water to Pakistan will not be reversed. ये दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी अब से चंद समय पहले। India's water will be used for the India's interest only. Speaking at a program this evening, Prime Minister Modi said, "These days there is a lot of discussion in media about water. Earlier, even the water that was India's right was flowing out of the country." नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब से पहले वो पानी जो कि भारत का पानी था, जिसके ऊपर भारत का हक था, वो भारत से बाहर दूसरे ममालिक में बह रहा था। नाउ इंडियाज वाटर विल फ्लो फॉर इंडियाज बेनिफिट, इट विल बी कंजर्व्ड फॉर इंडियाज बेनिफिट एंड इट विल बी यूज्ड फॉर द इंडियाज प्रोग्रेस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो भी कह रहे हैं ये तारीख से नावाकफियत है, ये तारीख का कत्ल है। वो यकीनी तौर पे गलत बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के पानी पे, हिंदुस्तान के इस पूरे खित्ते में, बड़े सगीर में रहने वाले तमाम लोगों का बराबर का हक है। ये एक तारीखी हकीकत है जिसे तारीख और तारीख लिखने वाले तमाम लोग तस्लीम करते चले आए हैं। इसी हकीकत को पेश नजर रखते हुए 1960 में एक बहुत लंबे मुज़ाकरात के बाद इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक को एक फरीक के तौर पे, एक जामिन के तौर पे रखा गया। इस मायदे के ऊपर पाकिस्तान और भारत ने हमेशा एक दूसरे की बात को न सिर्फ तस्लीम किया, एक दूसरे का एहतराम किया, बल्कि ये मुआहिदा 1965 की जंग, 1971 की जंग, 1984 की सियाचिन की जंग, 1999 की कारगिल की जंग, इन तमाम जंगों के दौरान भी जब दोनों तरफ आग लगी रही, ये मुआहिदा बरकरार रहा। नरेंद्र मोदी बहुत लंबे अरसे से RSS की आइडियोलॉजी को लेकर इस मुआहिदे को खत्म करने और इस पानी को भारत का पानी कहने की एक मंत्रा पढ़ते चले आ रहे थे और इस चीज का गालिब इम्कान था कि जैसे ही उनको ताकत मिलेगी, जैसे ही वो ये महसूस करेंगे, वो इसके ऊपर अमल दरामद कर दिखाएंगे। और वही हुआ। उन्होंने आज कुछ दिन पहले इसके ऊपर अमल दरामद जो है रोक दिया, इसको सस्पेंड कर दिया और आज उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में एक तकरीब में ऐलान किया है कि अगर कोई सोच रहा है कि ये फैसला रिवर्स होगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये फैसला अपनी जगह पर रहेगा। पाकिस्तान की फौज की तरफ से कहा गया था कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी पर अमल दरामद रोकते हुए पानी रोका गया, अगर बगलियार डैम या किसी दूसरे डैम के जरिए पानी रोकने की कोशिश की गई तो इसे एक फुल स्केल वॉर तस्वुर किया जाएगा और पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। इस तरह के बयान सामने आए कि हम ऐसे डैमों को बम्बों से उड़ा देंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीब गरीब है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो नुक्ता नजर सामने आ रहा है वो ये है कि हम इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाएंगे। मेरे सुनने वाले
जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा किस तरह का फोरम है, वहाँ पे किसी कमज़ोर फरीक के लिए कितनी आवाज़ उठाई जा सकती है, माजी में इस तरह की उठाई गई आवाज़ों के हवाले से किसको कितना इंसाफ मिला। खैर ये बहस और तरफ चली जाएगी। मतलब ये है कि पाकिस्तान की कौम अपने दफा पे 3-4 हज़ार अरब रुपए हर साल खर्च करती है। गरीब लोग, आम शहरी दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके कोई छोटी से छोटी चीज़ भी जो खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा दफा मजबूत हो, हमारे पानियों की, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत हो, हमारे दरियाओं की हिफाजत हो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब मौका आया है तो बात को अक़वाम मुत्तहिदा ले जाने की बात की जा रही है। नरेंद्र मोदी बहुत वाज़ेह अंदाज में ये ऐलान कर रहे हैं कि वो किसी भी सूरत के अंदर इस मामले को रिवर्स नहीं करेंगे। आगे चलकर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है तो वो एक डिफरेंट एक मौजू होगा, लेकिन आज के दिन की हकीकत आप से चंद लम्हे पहले नरेंद्र मोदी यही बात कर रहे हैं। नाज़रीन अगले मौजू की तरफ चलते हैं और ये मौजू इस हवाले से है कि क्या हमें भारत के अंदर कभी कोई सेन वॉइस भी सुनने को मिलती है या सारे वॉर मॉन्गर्स मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं। मैं इस हवाले से स्पेसिफिकली जब भी इंडियन मीडिया को देखता हूं तो मैं ये चीज जरूर देख रहा होता हूं और यकीनी तौर पे अनलाइक पाकिस्तान, अगरचे मैं जब भी पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया को कंपेयर किया मैंने हमेशा ये कहा बहुत सारे इख्तिलाफात के बावजूद कि पाकिस्तान का मीडिया बहुत बेहतर है, ये हकीकत है, बहुत बेहतर है। और भारतीय मीडिया में सेंसेशनलिज्म, जज्बातियत और बेवकूफ़ी की इंतहा है। हालांकि बहुत अच्छे लोग भारतीय मीडिया से भी वाबस्ता हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी वॉइस मैटर नहीं करती। जो डोमिनेट करता है, ज्यादा देखा जाता है मीडिया, उसके अंदर सारे वॉर मॉन्गर्स और वॉर के अलावा भी मतलब आप कह लें कि सेंसेशनलिज्म, जज्बातियत फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा उनकी विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से जो अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन भारतीय मीडिया में बहरहाल सेम वॉइसेस हैं। भारतीय मीडिया ऐसी वॉइसेस को सामने भी लेकर आता है जो आम सोसाइटी में भी है। पाकिस्तान में ये वाला आंसर कम नजर आ रहा है, सिर्फ वो फौज चंद वीगलादर को कह रही है वही बोला जाता है। मैंने आपको चंद दिन पहले खबर दी थी कि पाकिस्तान भारत जंग के हवाले से जितनी खबरें दी, चंद वीलॉगर्स ने ब्रेक की अपने वीलॉग्स में, सब की सब, मैं तस्दीक शुदा बात आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल झूठी थी। कभी भी कोई हमले करने की प्लानिंग उस तरीके से नहीं सामने आई किसी के पास भी, कभी भी कोई एटमी दोस्त तबाह नहीं हुई, कभी भी कोई बहुत बड़ी तादाद में कोई मूवमेंट या कोई तैयारों का किसी जगह पे खड़ा करना, ऐसा कोई वाकया किसी तरह से नहीं हुआ। सिर्फ ये होता है, लेकिन ये चीज होती है कि जब भी वार की सिचुएशन होती है, दो या तीन इतराफ या जितनी तरफ की अफवाज हो वो एक दूसरे के बारे में झूठी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं और फिर वो झूठी इंफॉर्मेशन, वो झूठी मालूमात लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए या लोगों के जज्बात उभारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि हकीकत यही है कि सच का दामन अगर ना छोड़ा जाए और हकाइक के ऊपर रहा जाए तो वो आम लोगों के लिए भी एक बेहतर चीज होती है और उससे मामला बेहतरी की तरफ भी जाते हैं। भारतीय मीडिया में इस हवाले से कि अगर जंग होती है तो इसके नुकसान क्या होंगे, इसके अखराजात क्या होंगे, दोनों मुल्कों को के ऊपर क्या बीतेगी, इस हवाले से भी बात हो रही है। कुछ दिन पहले एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया चंद एक्सपर्ट्स को कोट करते हुए कि इफ मिसाइल्स आर गोइंग टू रेन एक्सपर्ट्स ऑन कॉस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इसमें से कि as emotions run high in the aftermath of the Pahalgam terror attack, former diplomat had warned that public mood should not dictate the war with Pakistan. Ajay Besaria, former High Commissioner to Pakistan, highlighted the key aspect of such an action and said timing should be based on what the people should not be based on what the people feel. ये अबे बेसारिया जो है ये बेसिकली भारत के हाई कमिश्नर रह चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, एक सेम वॉइस है भारतीय डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अंदर, और वो ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक मूड है उसको ड्राइव नहीं करना चाहिए डिसीजन मेकिंग को वॉर के हवाले से। फॉर एनी ऑपरेशंस टू सक्सीड यू नीड 3 एलिमेंट्स, स्पीड, सरप्राइज एंड सीक्रेसी। देयर इज एन इशू ऑफ चूजिंग आवर टाइमिंग दैट शुड नॉट बी डिक्टेटेड बाय द पब्लिक मूड। इसी तरह कॉस्ट के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा वी हैव टू फाइट दिस बैटल ऑन आवर ओन, व्हेन यू एस्केलेट you have to be prepared for the worst case scenario which is an uncontrolled escalation where you could even be fighting a full scale war। मतलब ये एहतियात की बात कर रहे हैं कि जब आप एक दफ़ा शुरू कर देते हैं तो फिर आपके कंट्रोल से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। ये भारतीय एक्सपर्ट, भारतीय डिप्लोमेट कह रहे हैं। एंड हैव द कैपेसिटी, इंटेंट, पॉलिटिकल
political will and national will to be able to do that. His comments assume significance aimed that soaring tension between India and Pakistan after 26 civilians were massacred in Jammu and Kashmir in the Pahalgam terrorist attack. Another strategic expert, Sushant, warned of the massive costs of the war and said both countries will be vulnerable if the situation escalates to the point where the India and Pakistan drop missiles on each other's cities. It is extremely critical that we prepare our public that there are massive costs and risks attached to the kinetic action. If the missiles are going to be raining on each other's cities, then if the Islamabad and Lahore are vulnerable, then so is the Delhi. جو سیرین سشانت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر اسلام آباد یا لاہور پر میزائل گریں گے تو میزائل دہلی پر بھی گر سکتے ہیں، اور آپ ان اویئر ہیں، عام پبلک ان اویئر ہے کہ ان میزائلز کی کاسٹ کیا ہوگی. اسی طریقے سے اس موضوع پہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سین وائسز ہیں جو ریشنلٹی کے ساتھ بھی باتوں کو ڈسکس کر رہی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ریشنلٹی ہے ہی نہیں اور صرف جذباتیت کا دور دورہ ہے. بھارت کی طرف بالکل جذباتیت کا دور دورہ ہے، لیکن سین وائسز بھی ہیں جو دونوں طرف کے پہلو دکھا رہی ہیں. جو انڈین ایکسپرٹس ہیں، وار ایکسپرٹس ہیں بھارت، وہ اس بات کے اوپر مزید ہیں، اگرچہ وہ اپنی نیوی کی برتری کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 4 دسمبر اور 8 دسمبر 1971 کو، آج سے 50 سال سے زائد پہلے، نصف صدی سے پہلے بھی ہم نے پاکستان کی نیوی کو مکمل طور پہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا تھا. کراچی کے ساحلوں کے اوپر ہم نے اپنی نیوی کے ذریعے پاکستان کے تمام مشنز کو تباہ کر دیا تھا. پاکستان نیوی موو ہی نہیں کر سکتی تھی. یہ ہم جو بنگلہ دیش والی وار ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے اندر انہوں نے جو پورٹ کے آس پاس پوری طرح ایک طرح سے گھیرا کر لیا تھا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھارتی نیوی بہت زیادہ مضبوط ہے ایز کمپیئر ٹو 1971. دنیا کی چند بہترین نیویز میں سے ایک ہے. تو وہ سب سے مین اپنا ہتھیار اسی بات کو مانتے ہیں کہ وہ اگر کراچی سائڈ پہ بارڈر کے اوپر وہ ناکہ بندی کر دیں تو پاکستان کے لیے جو بھی سپلائیز کوئی باہر سے آ سکتی ہیں اس کا سلسلہ مکمل طور پہ رک جائے گا. ایک وہ اپنی یہ سپیریٹی بتاتے ہیں بھارتی وار ایکسپرٹس جو ہیں، اور دوسری سائڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں یہ مانتے ہوئے کہ پاکستانی ایئر فورس بھی ایکولی اسٹرانگ ہے یا زیادہ اسٹرانگ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر فل اسکیل پہ وار ہوتی ہے تو وہ میزائلز کی جنگ ہوگی، اور یہ مانتے ہوئے کہ پاکستان کے پاس بھی بہت سے میزائلز اور بہت اہم میزائلز ہیں. پاکستان نے ریسنٹلی یہ ٹینشن ایسکیلیٹ ہونے کے بعد بھی 2 میزائلز کا تجربہ بھی کیا ہے، لیکن بھارتی وار ایکسپرٹس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ جتنی بھی ہو، بھارت کے پاس میزائل زیادہ بہتر ٹیکنالوجی کے ہیں جن کو روکا نہیں جا سکتا، جبکہ جو پاکستانی میزائل ہیں بھارت ان کو روکنے کا اہتمام بھی رکھتا ہے. ان کا آرگومنٹ اس طریقے سے ہے. پاکستانی سائڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ زیادہ تر ایئر فورس کی برتری کے اوپر اور ایئر فورس کی جو مہارت ہے اور جو ماضی ہے ایئر فورس کا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. بہرحال یہ ڈبیٹ ہے، وار ایکسپرٹس کے بیان یہ بھی چلتی رہے گی. پاکستان کی طرف سے ہمیں سین وائسز کم سننے کو مل رہی ہیں. وار 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 کی بات ہو رہی ہے. بھارت کی طرف سے تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن میرا مقصد یہ تھا آپ کو بتانا کہ چند سین وائسز بھارت کے اندر بھی یقیناً ہیں، بھارتی میڈیا کے اندر ہیں، جن کے لیے انسانی جان زیادہ قیمتی ہے، جو وار کو ایک غلط چیز سمجھتے ہیں. کل صبح یعنی کہ اب سے چند گھنٹے بعد بھارتی ایئر فورس یہ پلان کر چکی ہے کہ کل بھارت میں، آپ کو پتا یہ خبر آپ پڑھ چکے ہیں، سول ڈیفنس کی بڑی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. چند اسٹیٹس کے اندر مکمل بلیک آؤٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی فضائیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر راجستھان کے اندر چند وار گیمز کھیلیں گے. یہ کیا معاملہ ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایئر فورس ٹو ہولڈ وار گیمز along international border with Pakistan. The NOTAM and the war game NOTAM, NOTAM ہوتا ہے notice to airmen, and the war games have seen as India flexing its military muscles aimed continuing tension with Pakistan over the terror attacks in the Pahalgam. یہ کیا معاملہ ہے جی. Air Force will conduct military drills in Rajasthan near the Pakistan border aimed rising tension following the Pahalgam terrorist attack. The drills will coincide with the nationwide civil defense preparation in event of hostile military action. The Indian Air Force will hold large-scale military drills or the war games in Rajasthan along the international border with Pakistan. A notice to airmen issued in the evening said the drills will begin at 9 p.m. on Wednesday and end at 3 a.m. Friday, during which time
The flights departing or landing airports close the border will be suspended. The Indian Air Force said it is conducting a pre-planned routine training exercise. Basically साफ ज़ाहिर है कि वॉर के हवाले से ही है और इसी हवाले से तैयारी को वो आगे लेके चल रहे हैं. नाज़रीन, अपने अहम तरीन मौजू की तरफ चलते हैं. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब से आए हैं पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए, पाकिस्तान की मुईशत की तकदीर बदलने के लिए, पाकिस्तान का बिजनेस का सेक्टर को बहुत आगे ले जाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं. पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह पर डालने के लिए SIFC के नाम से एक अदारा भी कायम किया. ये इदारा कायम करते हुए जब इसकी पहली तकरीब मुनक्कद हुई तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही थे, और उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से बयान किया आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े होकर कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मंसूबा है. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो अमूमी तौर पर बहुत शर्मिंदा तबीयत रखते हैं और फौज के मामलात में तो बहुत ज़्यादा एहतियात और खामोशी से काम लेते हैं, वो शहबाज शरीफ भी फ़ौरन माइक पे आए और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए दोनों हाथों से बड़े अदब और एहतराम से इशारा करते हुए कहा कि नहीं ये इन्हीं का मंसूबा है. उस मंसूबे के तहत पाकिस्तान के 5 मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर काम शुरू किया गया. इसकी मुकम्मल तफसीलात काफ़ी तफसीलात सामने आ चुकी हैं. मुकम्मल तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी. फैक्ट फोकस की तरफ से भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबसे अहम मामला जो चंद इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल माइनिंग कंपनीज के साथ कुछ मामला तय करके फौरी तौर पर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो साइट्स हवाले करने का मामला था. चंद इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान आर्मी के जर्नलों की तरफ से SIFC के जरिए जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये प्लान था. इस हवाले से बलूचिस्तान में तो चूंकि अपने हैंड पिक लोग थे, वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ और अपने लोगों को इलेक्शन के नाम पे एक डंडोरा पीट के वहां पे मुसल्लत कर दिया गया और उन्होंने ये जो बिल था बलूचिस्तान के वसाइल पे कब्जे का, ये फौरी तौर पर मंजूर कर लिया. उस बिल के ऊपर अब जो मामला आगे होने हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ही बलूचिस्तान के अवाम की कायद डॉक्टर महारंग बलोच को मुसलसल कैद में रखा गया है. डॉक्टर महारंग बलोच अल्टीमेटली बाहर आएंगी और साफ है बलूचिस्तान का जो माइंस एंड मिनरल बिल है इसका तिया पांचा वो खुद ही करेंगी और यकीनन अवाम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान पे कब्जे की साजिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं. लेकिन सबसे बड़ा मामला ये था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक अपोजिशन की पार्टी है बेसिकली पाकिस्तान में इस टाइम पे, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी जो है, तो इस पार्टी का ये था कि बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इनके खिलाफ बहुत सी इंतकामी कार्रवाइयां भी की गई, लेकिन अल्टीमेटली इनके जो फौज के साथ पसे पर्दा कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे इनके चंद लोगों के साथ, उसके तनाजुर में ये देखा जा रहा था कि कहीं खुदा न ख्वास्ता जो खैबर पख्तूनख्वा की तमाम माइनिंग साइट्स हैं वो एक बिल के जरिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका कंट्रोल मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर कानूनी सूरत हाल के साथ संभाल लिया जाए और वो इन माइनिंग कंपनीज के जर्नलों की मंजूर नज़र या उनकी चहती माइनिंग इंटरनेशनल कंपनीज के हवाले कर दिया जाए. अब हुआ ये है कि ये मामला अगर इमरान खान तक पहुंचता तो वो साफ ज़ाहिर इस चीज़ को मना कर देते. तो पिछले 2-3 माह से मुसलसल इमरान खान का नाटका बंद किया गया था, उन तक किसी बंदे को नहीं पहुंचने दिया जा रहा था. जिन लोगों को पहुंचने दिया जाता था उनके चंद मखसूस मौज़ूआत पर या बात ना करने या वो बात करने के जो ISI कह रही है उनको इस चीज का हलफ लिया जाता था और अल्टीमेटली इमरान खान की बहनों तक को उनसे मिलने से रोका जाता था. अगर कभी बहनों को मिलने भी दिया जाता माजी में तो जो 2 बहनें हैं डॉक्टर उज़मा और नौरीन साहबा उनको मिलने का कहा जाता था. अलीमा खान साहबा जो मामलात को ज्यादा बेहतर सियासी तौर पर समझती हैं उनको मिलने से रोका जाता था. अल्टीमेटली अब ये नहीं कि जो बाकी 2 बहनें हैं उनको किसी बात की समझ नहीं थी या सियासी सूझबूझ नहीं थी, वो सिर्फ बात करने के एक तजुर्बे की बात थी. साफ ज़ाहिर है कि एक धोखा हुआ बहुत बड़ा कि अल्टीमेटली प्रेशर के अंदर आके अलीमा खान साहबा की बजाय 2 बहनों को जाने की इजाजत दी गई और वो बहनें पूरी तरह तैयार होकर गई और उन्होंने वो पूरा मामला जो है वो इमरान खान के सामने रख दिया. उस मामले के बाद जब वो बाहर आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर अलीमा खान साहबा ने की. आप में से बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन चुके होंगे, लेकिन मैं आपको ये उसका एक मामूली सा 20-25 सेकंड का क्लिप सुनाता हूं कि इस हवाले से माइंस एंड मिनरल बिल्स के हवाले से अलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहा, सुनिएगा. एक दूसरा, इमरान खान ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है और बिल्कुल इस चीज पे आप फिर से सुन लें, इमरान खान ने वाज़े तौर पे कहा है जब तक इमरान खान जेल से रिहा होके खुद नहीं देखेंगे कोई माइंस एंड मिनरल्स का बिल नहीं पेश होगा सूबा असेंबली में. ये क्लियर हो गया ना, ये क्लियर हो गया.
جی آپ نے سنا کہ انہوں نے بڑا واضح انداز میں بار بار بات کو رپیٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑا واضح بات ہے کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آئیں گے اس بل کو اسمبلی کے اندر پیش نہیں کیا جا سکتا. اس بات کے سامنے آنے کے بعد میں نے چند لوگوں سے رابطہ کیا جن سے میں کچھ معلومات پہلے حاصل کرتا رہا. ان کے ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو پائے, یہ پریشر برداشت نہ کر پائے, کیونکہ اس وقت جمیل کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار ہے. وہ بھارت سے جنگ ہارنے کو تیار ہے, لیکن لینڈ جو مائنز اینڈ منرل بل ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن خیر یہ ان کا نقطہ نظر تھا اوور آل سچویشن کو دیکھتے ہوئے. آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی بہت سے لوگوں نے بہت زیادتی کی اس حوالے سے. بہت ہی اچھے نام باز جو بڑے قابل احترام نام ہیں, جیسے میں بار بار مزمل اسلم صاحب کا ذکر کرتا ہوں, انہوں نے اس حوالے سے بہت بات کی. اور آپ یقین مانیں, اگر آپ نے میری باتوں کو غور سے سنا, مزمل اسلم صاحب اس بل کے حوالے سے جتنی باتیں بھی کرتے رہے ہیں وہ 100% درست باتیں تھیں. انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. آپ یقین مانیں وہ جو بھی بات کہتے تھے کہ بل میں یہ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوتا تھا. وہ جو کہتے تھے یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی یا حکومت کی فیور میں ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے تھے, لیکن وہ اس کے پیچھے چھپی سازش کو بیان کرنے میں ناکام رہے, سمجھنے میں ناکام رہے. بہت افسوسناک صورتحال تھی. یہ ویسی ہی بات تھی جس طرح جنرل ضیاء الحق جب وہ کروانے لگے اپنا ریفرینڈم وغیرہ, یا جو وہ تقریر کیا کرتے کہتے ہیں یقین مانیں کہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں, اور اسلام سچا دین ہے, اور یہ تمام چیزیں. ارے بھائی اللہ ایک ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اسلام سچا دین ہے یا جو بھی ہے, تم کون ہو ہمیں بتانے والے؟ تو جتنی باتیں بھی ضیاء الحق بھی کرتے تھے بالکل سچی ہوتی تھی. کوئی بھی انسان آپ کے سامنے بالکل سچی بات رکھ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو بات رکھ رہا ہے اس کا مقصد وہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے. اس کا مقصد اور ہوتا ہے, وہ قبضے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ان دا لانگ ٹرم پورے نظام کے اوپر, اس چیز کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگ اس چیز کو سمجھنے میں ناکام رہے. یہ بل نہ بھی پاس ہو تو اس بات پہ افسوس رہے گا کہ ان لوگوں نے فوجی جنرلوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کی کوشش کی. لیکن بہرحال آج کے دن یہ بڑی حوصلہ افزا خبر, بڑے واضح انداز میں علیمہ خان صاحب نے اس بات کا اعلان کیا, اور یقینی طور پہ یہ پاک فوج کے جنرلوں جنرل آصم منیر کی ایک بہت بڑی شکست ہے, ان کی SIFC کی ایک بہت بڑی شکست ہے. یقینی طور پہ پاکستان کی, پاکستانیوں کی بہت بڑی فتح ہے کہ ہم اپنے اثاثوں کو خدا کرے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. کیونکہ یہ جب بھی اس طرح کے منصوبے اور پلان لے کے آتے ہیں, چند لوگوں کو, چند صحافیوں کو, چند ویلاگرز کو, چند میڈیا ہاؤسز کو ساتھ ملاتے ہیں, جھوٹ پھیلاتے ہیں, پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. پاکستان کا سرمایہ پاکستان سے باہر یورپ امریکہ میں منتقل ہو جاتا ہے. ایک جرنیل جاتا ہے, اگلا جرنیل آ جاتا ہے, اور یہ کہانی پھر چلتی رہتی ہے. وہ ویلاگرز اور وہ میڈیا ہاؤسز اور وہ صحافی کوئی نئی کہانی ڈھونڈ لیتے ہیں. ناظرین, آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.